नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधने की तमाम पार्टियां लगातार कोशिश करती रही है, लेकिन एक बात तय है कि किसी के ऊपर तोहमत ज्यादा लगती है कि जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं रखती है। अगड़ी जाति की पार्टी है तो पिछड़ी जाति की पार्टी है तो फला जातियों को लेकर ही ज्यादा फोकस हो रही है पार्टी। लेकिन खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बाकायदा विपक्ष की तरफ से जहां जहां रैलियां उनकी होती रही, अभी तो रैली हो नहीं रही है, लेकिन जहां जहां रैलियां होती रही हैं या फिर जनता से मुखातिब इन पार्टियों के कार्यकर्ता होते रहे या फिर बड़े नेता होते रहे, बीजेपी के ऊपर अगड़ी जाति को सपोर्ट करने वाली पार्टी के तौर पर उसकी पहचान एक तरह से दिलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होती रही। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के अंदर चाहे ओबीसी हो या फिर एससी हो या एसटी हो, इन वर्गों से जो प्रतिनिधित्व है बाकी सभी पार्टियों से कहीं ज्यादा है। और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बीजेपी ने सबसे बेहतर तरीके से, खास तौर पर 2014 से 2000 आज तक की तारीख में अगर बात करें, उस वक्त तक अगर बीजेपी की पहली लिस्ट को ध्यान में रखें, उस वक्त तक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बीजेपी बहुत ही तरीके से इसे फॉलो करती आ रही है। अगर पहली लिस्ट को ध्यान में रखें तो 60% ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी की पहली लिस्ट में जो ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि जो तोहमत लगाई जा रही है बीजेपी के ऊपर अगड़ी जाति की पार्टी होने का, या फिर समाज के सभी वर्गों को बिल्कुल प्रतिनिधित्व इसकी तरफ से नहीं दी जाती है, या फिर वहां पर जो ओबीसी के जो या फिर एससी एसटी के जो सांसद हैं या विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा, जब बाहर आए तो क्या क्या उन्होंने कहा, किस तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई, इसमें कितना आंकड़ों की लिहाज से कितनी सच्चाई है। एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं, इसके बाद मेहमानों से बातचीत करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी ने चला बड़ा दांव। 60% ओबीसी दलित कैंडिडेट को मैदान में उतारा। बीजेपी की चाल से विपक्ष हो गया परेशान। बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझना आसान नहीं है। पिछड़े और दलितों के नाम पर पार्टी से बाहर आए नेताओं ने बीजेपी को बदनाम करने की साजिश करने लगे। दावा किया कि बीजेपी में दलितों और पिछड़ों की इज्जत नहीं है, बल्कि पार्टी अगड़ों तक सीमित हो गई है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट से आरोप लगाने वाले धराशायी हो गए। पहली लिस्ट में 60% प्रत्याशी पिछड़े और दलित हैं, और खास बात इसमें ज्यादातर 80% पहले से ही बीजेपी की विधायक रहे हैं। देखते हैं लिस्ट। पहली लिस्ट में 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। 83 मौजूदा विधायकों में से 63 को दोबारा टिकट दिया गया। एक सामान्य सीट से अनुसूचित जाति को टिकट दिया गया। 20 उम्मीदवारों का वैसे टिकट कटा है। ओबीसी कोटे से 44 को, अनुसूचित जाति से 19 को, 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सामान्य वर्ग के 43 लोगों को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी है। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया है। इन आरोपों को मिटाने के लिए बीजेपी ने लेकिन अब 60% दलितों और पिछड़ों को टिकट देकर ये ठप्पा हटाने का प्रयास किया है। सवाल है कि जनता को गुमराह करने वाली विपक्षी पार्टियां अब लिस्ट देखकर जनता को क्या जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, बाकी जो लोग भी आए बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के अंदर उनकी उपेक्षा हो रही थी। वहां पर दलितों को कोई इज्जत नहीं है, ओबीसी को कोई इज्जत नहीं है। बीजेपी अगड़ी जातियों की पार्टी है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं बिल्कुल अलग। जिस पार्टी में वो गए हैं
वो ओबीसी प्लस यादव की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है। भले पार्टी कहती हो कि सामाजिक न्याय के लिए सभी जगह हमारा फोकस है, लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े हैं समाजवादी पार्टी के ही कमजोर हैं, बसपा के ही कमजोर हैं, कांग्रेस के ही कमजोर है। और बीजेपी आंकड़ों के हिसाब से, सोशल इंजीनियरिंग के अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो अभी भी इन तमाम पार्टियों से सबसे बेहतर स्थिति में। हम बातचीत करेंगे, आंकड़ों की बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय राणा जी इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ। संजय राणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विपिन शर्मा जी इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। विपिन शर्मा जी, स्वागत है आपका। प्रशांत उमराव जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रशांत उमराव जी, स्वागत है। रफत फातिमा जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। रफत जी, आपका स्वागत है। शिल्पी चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शिल्पी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बातचीत करेंगे, राणा साहब के पास आते हैं। संजय राणा, एक बात बताएं, ये जानबूझकर क्या ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी को छोड़ने के साथ ही पहले कोस करके गाली देना, पानी पी कर गाली देना, फिर ये कह देना कि चूंकि मैं दलित था, मैं ओबीसी से आता था, बीजेपी के अंदर था, हमारी उपेक्षा हो रही थी, बीजेपी के अंदर जो है वो अगड़ी जातियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, खास तौर पर राजपूतों को ज़्यादा बढ़ाया गया। आंकड़े लेकिन क्या कहते हैं राणा साहब, जरा बताइए। देखिए, आंकड़े इसके उलट हैं। हाँ। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं लोग, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, ये टोटली डिफरेंट है और ये हमेशा लोगों को और दूसरी पार्टियों को चैलेंज करता है। इस समय अगर आप देखेंगे, तकरीबन 68% उन्होंने बैकवर्ड क्लास को टिकट दिए हैं, जो भी तक टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें 44 ओबीसी हैं, 19 एससी हैं और 10 महिलाएं हैं। उसके बाद अलग अलग जातियों के लोग उस पे आते हैं। तो ये जब भी कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो कोई ना कोई आरोप लगाएगा। अगर आप पूरा इनका परिप्रेक्ष्य देखें स्वामी प्रसाद मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 से स्टार्ट किए तो 1996 में पहली बार एमएलए बने थे और 1997 में बहन जी ने इनको कैबिनेट मंत्री बनाया था। ये 2016 में छोड़ के बहन जी को चले गए। तो इनको इससे मतलब नहीं है कि समाज का विकास हुआ है कि नहीं है, उनके लोगों का विकास हुआ है कि नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। तो इनकी बातों पे, आरोपों पे हमें नहीं लगता कि हमें इस पे ज्यादा सोचना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी फोकस स्ट्रेटेजिक बना के काम करती है। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा आंकड़ा और बढ़ाता हूं जी। आंकड़ा बढ़ाने की इसलिए जरूरत है, कई लोगों को लगता होगा, अभी शिल्पी चौधरी भी बोलेंगी और रफत फातिमा भी हो सकता है बोलेंगी कि नहीं, चूंकि आरोप लग रहे थे इसलिए अधिक से अधिक ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को टिकट दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से देखिए मैक्सिमम वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो पहले से थे, मैदान में थे। और इस बार तो सबसे जो खास बात रही कि अनुसूचित जाति के कोटे में जो जनरल जो कोटा था वहां पर अनुसूचित जाति को है ना टिकट दिया गया। एक आंकड़ा हम और बताते हैं। एक आंकड़ा है कि बीजेपी के 113 सांसद जो हैं वो ओबीसी से आते हैं, बिल्कुल सही है। 43 जो आते हैं एसटी से, 53 आते हैं एससी से। यानी कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 38% जो सांसद हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, 14% एसटी से और लगभग 17-18% एससी से आते हैं। मतलब 2019 में है ना, लोकसभा चुनाव की बात करें, 303 सांसदों में लगभग 70% जो सांसद हैं वो ओबीसी और दलित, जिसको हम लोग एससी एसटी की बात करते हैं, उससे आते हैं। बिल्कुल सही। और लगभग उतनी ही संख्या जो है इन वर्गों की हमारे देश में है जी। एक तो ये बात हुई। एक आंकड़ा हम और दिखाएंगे, इसके बाद हम चर्चा बढ़ाते हैं आगे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है कि ठाकुर राज चला रहे हैं। अब देखिए ये तस्वीर जो है राणा साहब, 54 मंत्री हैं उनके, है ना, 54 मंत्री, 54 का हम आंकड़ा बता रहे हैं। 19 मंत्री ओबीसी के हैं, 19 मंत्री, और 11%, लगभग 11% जो मंत्री हैं वो ठाकुर समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से 18.5%। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ठाकुरों की तुलना में, राजपूतों की तुलना में करीब 3 गुना और ब्राह्मणों की तुलना में लगभग दोगुने मंत्री जो है योगी सरकार में ओबीसी वर्ग से आते हैं या फिर दलित समुदाय से आते हैं। यहां भी ये गलत हो गया। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बाहर आकर के जो आरोप लगा रहे हैं विपिन जी, इन आरोपों को क्या जनता को इसी तरीके से समझ लेने की जरूरत है जैसे स्वामी प्रसाद आरोप लगा रहे हैं, या फिर जनता को पूरी तरह से आंख कान सब खोल करके समझने की जरूरत है कि ये सब कौन लोग हैं जो आ रहे हैं बीजेपी छोड़ करके और तमाम तरह की तोहमत लगा कर? जरा बताइए सर, इनकी असलियत जरूरी है। कुछ समय पहले जब ये
तीसरी कोरोना की लहर आई, उसके पहले जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो वहां पर एक नया नारा सामने आया, ओबीसी की सरकार, महिलाओं की सरकार, प्रोफेशनल्स की सरकार। तो यहां पर सरकार ने ये एक संदेश, बिल्कुल अच्छा संदेश दिया जनता को कि यहां पर हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं ओबीसी की तरफ भी, उस वर्ग की तरफ, महिलाओं के प्रति, और प्रोफेशनल्स, हम तवज्जो देते हैं प्रोफेशनल्स को, ताकि हम जितने जो काम अधूरे रह गए हैं वो और तेज रफ्तार पकड़ पाए। और सबसे बड़ी बात है, जनता जनार्दन होती है, जनता सब समझती है ये कि यहां पर आप जो जिस तरह से आप जब चुनाव का टाइम आया है और चयन करने का समय आया है, अगर किसी उम्मीदवार का चयन नहीं होता, उसको टिकट नहीं मिलने की संभावना है, तो निश्चित बात है वो बागी तेवर अपना लेता है। और ये बिल्कुल, और टाइमिंग देखिए ना, यानी कि इसका मतलब है कि इतने समय पहले आपको खामियां नजर नहीं आई, आप खामोश बैठे रहे, बिल्कुल मौन धारण करा हुआ था। एकाएक जब ये आपको चयन करने की बारी आई, वहां पर आपको कमियां नजर आने लग जाती हैं। विपिन जी देखिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता को समझने की जरूरत है। जब ऐसे नेता, जनता ने तय करना है। जब ऐसे नेता बाहर आते हैं तो तर्क है ना, मीडिया, हम ही लोग पूछते हैं ना कि क्यों छोड़ दिया आपने बीजेपी, तो तर्क तो देना ही पड़ता है। उनका तर्क होता है कि वहां पर दलितों को इज्जत नहीं है, ओबीसी का इज्जत, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि भाई साहब, इसके विपरीत बता रहे हैं। भाई साहब, दलितों और ओबीसी को बाकायदा उतना प्रतिनिधित्व बीजेपी के अंदर दिया गया। सिर्फ हम टिकट की बात नहीं कर रहे हैं इस बार के टिकट का, पहले भी देखिए बाकायदा बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है। मैं प्रशांत उमराव जी से पूछना चाहूंगा। प्रशांत जी, तो टिकट का जो बंटवारा हुआ उससे हम लोग वाकिफ हुए कि अच्छा, इस तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने अपनाया। कई लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि पार्टी के अंदर है ना, आपके संगठन के अंदर दरअसल अगड़े भरे हुए हैं, पिछड़ों का कोई वहां पर इज्जत नहीं है, दलितों की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए आपने जो है अगड़ों दिखाने के लिए आपने पिछड़ों को, ओबीसी को और एससी एसटी को टिकट ज्यादा भारी संख्या में दिया, जबकि अंदर बीजेपी के अंदर अगड़ों की ज्यादा चलती है। बताइए सर, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा इतनी अच्छी चर्चा अच्छे विषय पर आयोजित करने के लिए। 2 मिनट का समय दीजिएगा। है, टाइम है, पहला राउंड में सबको टाइम मिलेगा, बोलिए सर। सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ओबीसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति को श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। जो अभी केंद्र का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद 27 ओबीसी मंत्री हैं केंद्र में, 12 अनुसूचित जाति के हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के हैं और 12 इसमें कुल महिला मंत्री हैं। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। इसके अलावा राज्य के मंत्रिमंडल का अभी आपने आंकड़ा बताया, उसके बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे संगठन के अंदर, संगठन में भी महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष हर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं। हमारे भूपेंद्र यादव जी ओबीसी वर्ग से आने वाले महासचिव थे, अन्य भी कई सारे लोग उपाध्यक्ष हैं। अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष थी, यादव समाज से आती हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने, पिछले 20-25 सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो बैकलॉग के पद खाली पड़े थे ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के, वो ऐसे 5000 पद भरने का प्रारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने कर दिया। उसके लिए विज्ञापन निकल के उसकी प्रक्रिया चल रही है। नहीं, मुझे एक चीज जानना है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े प्रोफाइल के नेता हैं, बड़े प्रोफाइल का नेता मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकायदा जहां भी रहते हैं, बीएसपी में हो या फिर है ना समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में गए, बीजेपी में भी काफी समय तक रहे, उनके प्रोफाइल को देखकर ही कोई पार्टी उन्हें अपने पास बुलाती है। जब ऐसे लोग बाहर निकलते हैं, सीधे आरोप लगाते हैं ना कि बीजेपी के अंदर दलितों की इज्जत नहीं है, पिछड़ों की इज्जत नहीं है, किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इतना वैल्यू आप लोग दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आकर बाहर इस तरह की बातें करते हैं, बाकायदा जो भी छोड़ करके गए हैं। जनता के ऊपर असर पड़ता है प्रशांत जी, इसका जनता के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो बीजेपी के प्रवक्ता की एक जिम्मेदारी है कि कैसे समझाए जनता को। देखिए, उनका तो स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जब पार्टी में आए थे, उनका दिल खोल करके स्वागत किया गया था। माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद उनकी बेटी को भी बसपा से लड़ी जी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी से बधाई से लड़ी हुआ तो थी, तब उनको पूरा सम्मान किया गया। और पहले जब देश पर वो शामिल हुए तो हमने देखा कितना उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा था। वो सर तेजी के सामने गले लग पड़े, तेजी निकल गए, ये उनका सम्मान।
तो मैं बहुत उन पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। 5 साल आप लगातार रहे सत्ता में, आपको बेटा बेटी सबको टिकट मिला था। चलिए ठीक है, वो आरोप अपनी जगह पर सही, बिल्कुल अलग तरह से हम उसको लेंगे, वो अपनी जगह पर है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी जगह पर है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी छोड़ करके गए हैं वो, या फिर एक जो धारणा बनती जा रही थी बीजेपी के लिए कि आप लोग सिर्फ अगड़ी जातियों को ज्यादा फोकस करते हो, एक ठप्पा लग रहा था। एक ठप्पा लगाने वाले विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी को। इस ठप्पे को आप लोगों ने मिटाने का काम अभी से नहीं किया, बल्कि पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी देखिए हुआ है। दरअसल जो बातें हो रही है वो झूठी बातें हैं, जो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी वही सच है। मैं आता हूं शिल्पी चौधरी जी, पता नहीं आज किस मूड में है। गाली वाली तो नहीं दीजिएगा शिल्पी जी, आज पूछ लूं एक थोड़ा सा कड़ा सवाल पूछ लूं एक, अभी तो अनुमति लेनी पड़ेगी शिल्पी जी आपसे। ऐसा है ना कि अगर आप शुरुआत ही इतने गलत ढंग से कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि अब सुनिए गलत, अच्छा गलत ढंग से इसमें क्या गलत है बताइए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए 2012 से 2017, और सवाल सुनेंगे तो क्या सब कुछ गलत लगेगा ना आपको। 2012 से 2017 में जो आप लोग कह रहे थे ना, आपके नेता कह रहे हैं ना, कट गया क्या फोन? शिल्पी जी से मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है राणा जी। मैं आपको बता दूं एक आंकड़ा जो मेरे पास है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करके आया था। सुन रही हैं शिल्पी जी आप? अच्छा शिल्पी जी के पास मैं बाद में आऊंगा, रफत के पास में आता हूं। रफत फातिमा, अब ये बताइए कि आप लोग हमेशा से, रफत फातिमा और शिल्पी चौधरी दोनों का फोन कटा हुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं उन लोगों के पास, राणा जी के पास में आ रहा हूं। राणा जी एक बात बताएं, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा जाता है, किस तरह की पार्टी है? यही है ना कि ओबीसी फोकस्ड पार्टी है, ओबीसी में भी यादव फोकस्ड पार्टी है। अगर 2012 से 2017 के मंत्रिमंडल को देखें, अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल को देखें, तो उस वक्त ओबीसी के 15 मंत्री थे, और आज अगर योगी सरकार के मंत्रिमंडल को देखें तो 19 जो है ओबीसी से आते हैं। अब एक और दिलचस्प कहा, एक चीज बताता हूं आपको, ये 15 जो ओबीसी से थे ना, वो यादव थे। उसी पे मैं बोलना चाहने वाला अब था। शिल्पी जी से मैं यही सवाल पूछने वाला था, लेकिन शिल्पी जी फोन काट दी या पता नहीं कट गया, भगवान जाने। बोलिए जरा इस पे मैं थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का जब नाम आता है तो बड़ी पारिवारिक सेंट्रिक पार्टी हो जाती है। वहां पे सिर्फ 2 आदमी का प्रतिनिधित्व दिखता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मंत्रालय हो, चाहे संगठन हो, चाहे किसी भी तरह से ऊपर से नीचे तक देख लेंगे, सारी चीजें 2 लोगों में बटा होता है। एक तो होता है आदरणीय यादव होना चाहिए उसका सरनेम, या दूसरा मुसलमान होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के बारे में एक धारणा है। और जब भी समाजवादी पार्टी आती है तो आप ये देखोगे, नॉट ओनली मिनिस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स, इवन दो those who are bureaucrats, you will find they are from the specific community, और वो यादव होंगे या मुसलमान होंगे या थोड़े बहुत बैकवर्ड हो सकते हैं, एज पर द क्वालिफिकेशन एंड द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। ये उनकी एक धारणा है, नंबर 1। नंबर 2, अब पार्टी की अगर ओवरऑल छवि की बात करेंगे तो उनकी छवि के बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता, देश की जनता जानती है उनकी छवि कैसे है। लेकिन ये एक तरह का सबूका छोड़ा जाता है मार्केट में कि ये अगड़ों की पार्टी है। हो सकती जब स्टार्ट हुई थी बीजेपी, हो सकती अगड़ों की पार्टी थी, ये बीएसपी वाले ही बोलते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। ये 90s के पहले की थी। जब ये 90, 92, 93, 94 आने लगा तो ये समीकरण चेंज हो गया। आप देखिए कि बीएसपी का समीकरण क्या है, आज एक ब्राह्मण उस पार्टी को चला रहा है, एक ब्राह्मण उसका नेतृत्व कर रहा है, एक ब्राह्मण उसको स्ट्रेटजी बना रहा है। तो ये देखिए, जात पात अपनी जगह हमेशा रहेंगी, जात पात तो एक चीज है, लेकिन हमें जब देश के बारे में सोचना है, प्रदेश के बारे में सोचना है, तो मैं सबको लेके चलना पड़ेगा, चाहे किसी जात धर्म और प्रांत का रहने वाला, उससे कोई मतलब नहीं होना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मैं रफत जी के पास रफत, आप तक आवाज आ रही है मेरी? रफत जी, रफत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। रफत एक बात बताएं, कांग्रेस का जो हाल है उत्तर प्रदेश में, 33 साल हो गए, आप लोग सत्ता में वापसी नहीं किए। ठीक है, इधर उधर कोशिश 1-2 बार हुई थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को जो पार्टी हमेशा से फॉलो करती रही, वो पार्टी इस फॉर्मूले को भूल गई, या फिर कुछ खास वर्ग के लिए पार्टी बनकर रह गई? और अगर खास वर्ग के लिए रह गई
तो इस धब्बे को, इस ठप्पे को कांग्रेस खत्म करने के लिए क्या कर रही है इस बार, खास तौर पर इस चुनाव में क्या कर रही है वो बताइए रफत जी जरा। देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप जो इस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं वो ऐसा कुछ हो रहा है। हमारी पार्टी हमेशा से सभी वर्गों को लेकर चलती है, आज भी वो वही कर रही है। कोई ऐसा अजूबा भाजपा की लिस्ट में मुझे तो कुछ ऐसा अजूबा नहीं दिखा। जहाँ तक ओबीसी और दलित को अगर सम्मान देने की, भागीदारी देने की बात है, तो वो कोई, हमें लग रहा है, एहसान नहीं करा जा रहा है। सभी वर्गों को बराबर से सम्मान मिलना चाहिए। ये कोई एहसान वाली बात नहीं कि इतने % अगर इनका है तो हमारा भी इससे ज्यादा % हमारे जो है हम पहले सम्मान देते आए। अभी भी हमारी क्या, पंजाब में जो मुख्यमंत्री है वो हमारे दलित हैं, और हमारी जो है यहाँ पे महिला अध्यक्ष हम पहले से सम्मान देते चले आ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता चुनाव आते ही झुंझुने पकड़ाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी इन्हीं के नेता जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा रहे, उपेक्षा हुई उनकी पार्टी में, तो उसको हम क्या कहें? जिस तरीके से उनको जो है दरकिरार कर दिया गया था, आज वो दूसरी पार्टी में जाके जिस तरीके से नहीं, तो आप लोग को रफत जी, एक मिनट रफत जी, फिर आप लोगों को क्यों प्रूफ करना पड़ रहा था? जब ब्राह्मणों पर जो फोकस दूसरी पार्टियां कर रही थी तो आप लोगों को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा था कि हम लोग जो है जनेऊधारी ब्राह्मण है? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा था? आपको प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने ये एजेंडा फिक्स करा। हमें लग रहा भाजपा से सोच के आपने ये मुद्दा उठाया है कि भाजपा से आपने एजेंडा फिक्स करा, वरना तो आपको एजेंडा इस टाइम ऐसा फिक्स करना चाहिए जो जनता के विकास की बात करता। जो चुनाव नजदीक, हम जनता के विकास की कब बात करेंगे, हम महंगाई पे कब बात करेंगे, हम महिलाओं की कब बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एजेंडे फिक्स हो रहे हैं वो तो मीडिया फिक्स कर रहा है। हम तो अपना एजेंडा साफ है कि हम हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को सम्मान दे रहे हैं, हर वर्ग की हमारे। तो आपके एजेंडा पर जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? हम विचलित भी नहीं। अगर आपका एजेंडा सबसे द बेस्ट एजेंडा है तो भरोसा जनता क्यों नहीं कर पा रही? विचलित वही लोग हैं जिनकी सत्ता घबराहट हो रही है, उनको जिनकी सत्ता खिल रही है, वो कभी ओबीसी की तरफ भाग रहे, कभी दलित के घर खाना खा रहे हैं। नहीं, रफत मुझे एक बात समझाएं, आपका जो मुद्दा है, आपका सुनिए रफत, आपका जो मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, किसान का जो मुद्दा आपने उठाया है, इन मुद्दों पर आप अलग ढंग से क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? फिर समाजवादी पार्टी क्यों ज्यादा दावे कर रही है कि मुझे ही वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे ही वोट मिलेगा? क्या महंगाई के मुद्दे पर आप लोग बंटे हुए हैं या महंगाई ही बटी हुई है? बीजेपी की नजर में महंगाई कुछ और है, कांग्रेस की नजर में महंगाई कुछ और है। बिल्कुल, कोई क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हम क्या कह रहे हैं हमें उससे मतलब है। तो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं आज से नहीं। तो कोई पैरामीटर आपके पास है रफत? कोई पैरामीटर है रफत? आप बता पाएंगी कि जनता भरोसा क्यों नहीं कर पाती आपके ऊपर? मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप ही के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, आप ही के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आपके मुद्दे पर ही जनता भरोसा क्यों नहीं कर पाती? क्यों आपको मौका नहीं दे पा रही है? अभी आपको कैसे पता कि वो जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही है? 33 साल से इंतजार हो रहा है ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। जनता के साथ नहीं, 33 साल से इंतजार हो रहा है। लोग बड़े दुखी मन से कहते हैं कि अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी हुआ करती थी क्या उत्तर प्रदेश में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जो भी है उसकी जो भी चीजें वो सरासों पे, लेकिन अभी 2022 में अगर मुख्य विपक्ष में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अगर कोई मुद्दों के लिए लड़ा है तो सिर्फ प्रियंका जी लड़ी हैं। जब सारे दल ट्विटर और सोशल मीडिया पे खेल रहे थे तब प्रियंका जी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। क्या अच्छा रफत एक बात, क्या बीजेपी अगड़ों की पार्टी है? बीजेपी किसी की नहीं है, ना वो अगड़ों की, ना पिछड़ों की, ना वो जो महिलाओं की है, ना वो किसानों की, किसी की नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए जीती है। चलिए एक सवाल पूछ सकता हूं मैं इनसे? दोस्त उनके पूंजीपति उनके लिए दी रही है। अगर जनता के विकास की बात करें तो गौरीशंकर जी अनुमति दें अगर रफत जी से? एक मिनट, मैं हाँ, बात पूरी कीजिए रफत जी आप। हमने कहा अगर विकास की बात करी होती, जनता के हित के लिए बात करी होती तो जनता सड़कों पे ना दिखती। आज जिस तरीके से देखिए किसानों को जो है साल भर से ज्यादा उनको सड़कों पे बैठा लग गया, तब इनकी होश आए कि इनको जो है किसान बिल जो कृषि कानून से उसको वापस लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि बीजेपी किसी की भी नहीं है, बीजेपी किसी की भी नहीं है। टॉपिक ही गलत है, ये टॉपिक ही गलत है कि आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन वो ये टॉपिक उतना ही सही है, उतना ही सटीक टॉपिक है जितना कि बीजेपी के अंदर से बाहर निकले हुए पानी पी करके बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी को अगड़ी जाति का ठप्पा बीजेपी पर लगाते हैं, ओबीसी और दलित विरोधी बताते हैं। मुझे लग रहा है कि आंकड़े इसके खिलाफ है। बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। आप तमाम लोग बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो तय है
कि नेताओं का आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लगा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जाते हैं तो कई तरह के तर्क भी अपने साथ लेकर जाते हैं। उन तर्कों पर अगर वो तर्क कभी कभी आपको बहुत सही लगेगा, कभी कभी उसमें शोध करने की ज़रूरत होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी जो नेता पूरी तरह से दावे करते हैं उसमें एक पैसे की सच्चाई भी नज़र नहीं आती है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस वक्त राणा साहब के पास आते हैं। राणा जी, एक बात बताएं, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या वाकई में जो जातीय ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी ये जो ठप्पा लगा था, टिकट पहली जो लिस्ट आई उसमें टिकट का जो बंटवारा किया गया उस आधार पर, या फिर बहुत साल पहले से इस तरह की तोहमत जो लगाई जा रही है उसके ऊपर दरअसल कहीं से भी किसी लेवल से बीजेपी के लिए या बीजेपी के ऊपर फिट नहीं बैठता है? थोड़ा सा बताएं इसको। मैं गौरी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक आध मिनट का समय दे, इससे बिंदुवार तरीके से अपनी बातों को रख सकूं। आपको समझने की जरूरत है, जो पुरानी पॉलिटिक्स हुआ करती उत्तर प्रदेश में 90s और 2000 की पॉलिटिक्स थी, जात बेस्ड पॉलिटिक्स थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद ये पॉलिटिक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलती जा रही है। वोटर भी बदल रहा है और पार्टियों का तरीका भी बदल रहा है। पहले क्या होती, जातिगरण समीकरण होते थे और नेता उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन 2014 के बाद, आप मुझसे ये मत सोचिएगा बायस्ड हूं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आंसर दे रहा हूं कि वो चीजें बदल रही हैं। और आजकल जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड है और वोटर का जो ट्रेंड है वो भी बदल रहा है। पहले कहा जाता था कि भैया दलित है, बैकवर्ड है तो बीएसपी के वोटर, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो 2014 में बीजेपी के सेंटर में सरकार नहीं बनती। तो ये चीजें वोटर आजकल ये देख रहा है कि हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमारे समाज के लिए क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश के लिए क्या हो रहा है, ये चीजें वो देखने लगा है। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैंने कहता हूं कि बहुत चीजें बदल गई हैं, लेकिन तकरीबन 30 से 35% आजकल वोटर का ट्रेंड भी बदल गया है। वोटर आजकल पढ़ा लिखा है, जागरूक है, उसको पता है कि वो क्या करने वाला है, किससे फायदा किससे नुकसान है। यस, अभी भी है जातिगत, ऐसा नहीं कहता जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं है या देश में नहीं है, वो रहेगा, बट ग्रेजुअली ये बदल जाएगा। और रहा बीजेपी पे ठप्पा, तो ये तो एक आप पे आरोप लगा दे कि भैया आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप खराब हो, आप बुरे हो, तो एक आरोप लगाने वाला किसी को कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आरोप लगाइए। आरोप जितने तर्क आपके पास हैं, जितने आंकड़े हैं, तमाम तरह की चीज, जितना लॉजिक आपके पास है, तमाम लॉजिक लगा करके आरोप लगाइए। लेकिन आरोपों की सच्चाई तक पहुंचना काफी जरूरी है। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद राणा आपके पास। आरोपों की सच्चाई तक पहुंचना जरूरी, लेकिन बिना सवाल सुने या फिर बिना सवालों के बारे में जाने अगर कोई बीच में ही डिबेट छोड़ करके चला जाए तो ये समझ में आता है कि आप कितने परेशान हैं इस जातीय समीकरण की वजह से, या फिर जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की तरफ से लाया गया, इससे आप परेशान हैं। दरअसल आपके पास आंकड़े नहीं है इसके बचाव करने के लिए, छोड़ करके भाग गए आप। मैं शिल्पी चौधरी की बात कर रहा हूं जी। शिल्पी चौधरी ने डिबेट छोड़ना ही ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि इन आंकड़ों का ABCD शायद उनको पता नहीं होगा। सिर्फ ऊपर बातें करने वाले प्रवक्ता कभी भी जो है बहुत समय तक नहीं चल पाते। मैं आता हूं विपिन शर्मा जी के पास। विपिन जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद जो है इस तरह जो भी है अलग, जब कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि अगड़ी जातियों की पार्टी है, और कई प्रदेशों में तो बाकायदा आंकड़े दिखा करके दिखाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी की देखिए स्थिति है, सारे लोग इसमें देखिए अगड़े हैं, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की स्थिति अलग थी, हालात अलग थे, पार्टियां, समय बदला, पार्टियां भी अपनी रणनीति बदलती चली गई। आज बीजेपी के ऊपर जब इस तरह की चीजें लगती हैं तो बीजेपी अपने आंकड़े हमेशा से पेश करती रही है, इसके बावजूद विपक्ष इस तरह की बातें रैलियों में क्यों करता रहता है? क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आंकड़े अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। दे देमसेल्व्स, जैसे कहते हैं पिक्चर स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर इटसेल्फ, उसी तरह से अपने आप आंकड़े जब ये दिखा रहे हैं, जिन लोगों की सूची जारी हुई है औपचारिक तरीके से, तो अपने आप वो दर्शाता है जनता के पास एक संदेश चला गया, समझने वाले समझ के, जो ना समझे फिर वो उनकी समझ। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है, एक चिंता का विषय है कि एक तरफ जब चुनावों का समय आता है, बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाई जाएगी, मेरिट बेस्ड होगा, वहां पर फिर ये मेरिट को कहां तवज्जो मिलेगी? क्योंकि ये तो आपको दिख रहा है सामने, जिसका चयन दोबारा नहीं हुआ, जो रिपीटेड MLAs नहीं होते, सिटिंग विधायक जिनको दोबारा टिकट नहीं मिल रही, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा।
अगर वो बागी तेवर अपना लेते हैं या नाराज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको किसी ना किसी तरह से उन्हीं को मना के उन्हीं को रखना है, भले ही उन्होंने परफॉर्मेंस उनका खराब रहा हो या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी, उसके नीचे रहा हो। इसका मतलब है मेरिट को आने वाले वक्त में कहां तवज्जो मिलने वाली है। तो ये एक चिंता का विषय है कि, और ये सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है बात, क्योंकि वो जब ये देखेंगे जिस तरह से जब ये एक ट्रेंड सा सामने आ रहा है कि कैसे कैसे नेता अब बिल्कुल एन वक्त पर आके बागी तेवर भी अपना रहे हैं और कोस रहे हैं कि देखिए भाजपा में ये कमियां थी, वो दलित विरोधी थे, उन्होंने कभी दलितों को तवज्जो नहीं दी, जो भी बातें चल रही हैं सामने, तो उससे क्या आप संदेश देते हैं। लेकिन मैं इसमें जरूर एक तुलना करना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हुआ था। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर क्योंकि भाजपा टक्कर दे रही थी टीएमसी को, दोनों आमने सामने थे। कांग्रेस तो देखिए बड़ा दुख होता है बोलते हुए, अभी मैं सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस को सुन रहा था, उन्होंने बोला देखिए भाजपा तो ना अगड़ों की है ना पिछड़ों की है, कोई ना कोई तो कारण बहन जी रहा होगा कि 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला मोदी सरकार को। कोई ना कोई तो आप जनता के जनादेश को कर सकते हैं, रफत आप हल्के में ले सकते। बिल्कुल, तो वही बात है कि यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आप, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, हमारा विपक्ष मजबूत हो, लेकिन दुख की बात है कि यहां पर जो स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस, पहले सुन तो लीजिए बहन जी, एक मिनट रफत जी, एक मिनट, मैं 1 मिनट 10 सेकंड अपनी बात रख लूं पहले। देखिए यहां पर जब कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का काम करता है या आत्ममंथन करने के लिए बोलता है, कांग्रेस तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, वो और मजबूती में सामने आए। लेकिन ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये जो अब होने वाले हैं, वहां पर देखिए यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है। अच्छा एक मिनट विपिन शर्मा, एक हाँ रफत बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए, फिर राणा जी आपसे सवाल पूछेंगे। ये दूध के दूल्हे नहीं है, इनके ही जो है इटावा के बीजेपी के सांसद अशोक दोहरे जी ने पीएम को पत्र लिखा था कि जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है दलित और ओबीसी और सब अनुसूचित जाति के साथ, और ये क्या दे सच नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं और हम बिल्कुल इसके साथ दे सकते हैं। इनके ही जो रॉबर्टगंज के जो वो थे छोटे लाल फरवार, उन्हीं ने पीएम को पत्र लिखा था कि मेरे साथ जो है सीएम बात नहीं करते। लेकिन अभी तो आप लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आप कहां पर है मैदान में? आप कहां पर है मैदान में उत्तर प्रदेश में? ये बताइए। आप टीवी चैनल में बैठे, पंजाब में आपके सामने पहले कैप्टन साहब और सिद्धू आमने सामने थे, अब वहां पर और अलग कहानी चल पड़ी है कि वहां पर झाकर साहब भी हैं, चन्नी साहब भी हैं और सिद्धू जी भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं प्रशांत जी के पास आ रहा हूं। प्रशांत जी, इस बार राणा जी आप जो है काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रशांत जी मैं आता हूं आपके पास, रफत थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। प्रशांत जी एक बात बताएं, ठीक है सोशल इंजीनियरिंग जो पहले बीएसपी लेकर के है ना, एक उसी वक्त नया शब्द भी एक आया था, हम लोग मीडिया वाले भी उसी वक्त समझे अच्छा सोशल इंजीनियरिंग कुछ होता है पॉलिटिक्स में, है ना। ये मायावती की तरफ से लाया गया था। इसके बाद मायावती इसी में फेल हो गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कोशिश किया, अच्छा कोशिश किया, बेहतरीन किया उन्होंने, लेकिन 2017 में फेल हो गए, वो चल नहीं पाए, पारिवारिक झगड़ों में उलझ गए। इस बार उन्होंने फिर से कोशिश की है, लेकिन बीजेपी तो बहुत सालों से इस पर चल रही थी। अब इसके ये शोध करने की चीज थी, रिसर्च करने की चीज थी, जो बाकी पार्टियां इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इसको कैसे समझ गई बीजेपी। मैं प्रशांत जी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसके बावजूद क्या लगता है कि आपने पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है ना, इतना % इसको दे दिया, इतना % इसको दे दिया, इतना % इसको दे दिया, लेकिन रफत फातिमा ने जो सवाल उठाया कि किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश है, क्या इससे काम चल जाएगा आपका प्रशांत जी? हो जाएगा? बीजेपी को फतह हासिल हो जाएगी? बताइए सर, बड़ा देखिए बहुत मुनासिब सवाल है। उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए जिसके लिए पहली लिस्ट आपने जारी की है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमने जाट समाज के 16 लोगों को टिकट देने का काम किया है, जबकि उसी जाट लाइन में समाजवादी पार्टी 9 से 10 एक समुदाय विशेष के लोगों को टिकट देने का काम किया जाट बहुल सीटों पर। हमने जहां पर जो वर्ग है उनको सबको स्थान देने का काम किया गया है, और हमारी पार्टी सर्व समावेशी है, सभी वर्गों को समान स्थान देने का काम करती है, इसलिए सभी वर्गों को स्थान देने का काम। नहीं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं आप प्रशांत जी। जो उठाया गया रफत जी से बहुत ही मुनासिब सवाल था, ठीक है आपने दिया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपने 60% ओबीसी और दलितों को आपने टिकट दिया, बाकी जो है सामान्य वर्ग के हैं। इसके बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, किसान
को लेकर के विपक्ष का आरोप है ना कि असंतुष्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं किसानों को लेकर जिसको आप लोगों ने पूरा नहीं किया अभी, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, इस तमाम ऐसे मसले हैं। तो इस 60 वाला जो 60% ओबीसी दलितों को आपने टिकट दिया, क्या इससे हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में? क्या सोच रही है बीजेपी इस बारे में? किसानों के लिए सबसे अधिक कल्याण काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा 5 साल में किया गया है। 1.5 लाख करोड़ उनका जो गन्ना भुगतान उनका चीनी मिलों द्वारा किया गया, जबकि समाजवादी पार्टी में 95,000 करोड़ किया गया था और बसपा सरकार में 55,000 करोड़ किया गया था। इसके अलावा मिले थे उनको जो विभिन्न सरकारों द्वारा, पहले सपा बसपा सरकारों द्वारा उनको बेच दिया गया था, उनको आधुनिकीकरण करने का काम किया गया है। चाहे उनके किसान सम्मान निधि का विषय हो या उनके कर्ज माफी का विषय हो, सारे मुद्दों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। किसानों की मुख्य मांग 3 कानून वापस नहीं। एक बात मुझे और बताएं प्रशांत, ये तो आंकड़े देखिए, आंकड़े आप जो आंकड़े कह रहे हैं ना, इन आंकड़ों में देखिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। मुझे एक नई बात बताइए इसमें, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार भी उतने ही कद्दावर हैं जितने कि समाजवादी पार्टी के जो भी उनका गठबंधन उस हिसाब से, और बीजेपी के भी, अब जनता जो है इन तीनों कद्दावर नेताओं में से किसे चुनेगी? जबकि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आपने भी अपनाया, समाजवादी पार्टी भी अपना रही है, कांग्रेस भी अपना रही है। कांग्रेस तो बाकायदा है ना, लड़कियों को, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो इस बार देने की बात, 40% टिकट वो दे रही है। तो आखिरकार मुझे बताइए ना, अब पॉलिटिक्स भी तो एक दुकान की तरह है ना, तो मुझे बताइए, मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताइए कि मेरी दुकान में क्या अलग चीज है, क्यों मुझे आप वोट दीजिए, ये बताना पड़ेगा ना सर प्रशांत जी आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे जाकर जनता के बीच में? बिल्कुल, जो सबसे मुख्य विषय था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का, वो दिन ठीक है, अब सही आया। हाँ बोलिए। दंगे होते थे, आज 5 साल की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगे में हर वर्ग का व्यक्ति पीड़ित होता है, हर व्यक्ति का एक कॉमन मैन परेशान होता है। वो हमने कानून की सुरक्षा का काम देने का काम किया गया। और समाजवादी पार्टी के तुरंत छोड़ करके सपा में जा रहे हैं, पार्टी में टीएमसी में जा रहे हैं, उनसे क्या तुलना करना। और सपा ने भी जो टिकट दिया उसमें से मुस्लिम में भी सुन्नी वर्ग को टिकट दिया है। सुन्नी में जो पसमानदा समाज है उसको टिकट नहीं मिलता है, उनको लीडर नहीं बनाते हैं। जो अशरफ वर्ग है, जो सैयद वर्ग है, सुन्नी वर्ग, उनको केवल टिकट देने का काम किया गया है। तो हमने जो योजनाएं की हैं, चाहे हमने 43 लाख आवास दिया हो, 30,000 गाँव में टैप वाटर सप्लाई हो, या 2.6 करोड़ टॉयलेट हो, उसका लाभ सभी वर्गों को मिला है। मुस्लिम समाज को भी उसका अधिकांश लाभ मिला, SC ST OBC वर्ग को उसका अधिकांश लाभ मिला। चलिए मैं आता हूँ, रफत फातिमा, मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक नई चीज है ना, नई चीज उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश की, करने की कोशिश आप लोग कितना कर रहे हैं तो आप बताएंगे, लेकिन दिखाने की कोशिश हुई प्रियंका गांधी की तरफ से कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे। इस पर पार्टी कहां तक पहुंची है? क्या वाकई में 40% महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, या फिर ऐसे ही एक बात थी, जुमले की तरह बात थी जिसका इस्तेमाल हो करके महिलाओं की वोट को हासिल करने की एक कवायद थी? एकदम से ईमानदारी से बात कीजिए रफत, कोई दिक्कत नहीं, मंच पूरी तरह से खुला हुआ, हम निष्पक्ष डिबेट चाहते हैं पूरी तरह से, बोलिए। फायदा बोला तो लिस्ट भी हमारी जो है मेल हुई है मीडिया में, ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने छुपा के कुछ रखा हो। हाँ, नहीं, सही बात है। 125 की जो 100 जितने भी हमारे कैंडिडेट उसमें हमने 50 लेडीज को दिया है। हाँ। और आपने ये भी आपको पता होगा उसमें कौन है, उसमें पीड़ित महिलाएं। और हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। महिलाओं को जो लोग अभी तक साइलेंट वोटर समझते थे, हाँ। आज उनकी आवाज मुखर हो चुकी है। आज वो सशक्त होने के लिए खुद पार्टी में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखा रही है, और वो चाह रही है कि हम राजनीति में आए। उनको लग रहा है कि हम घर भी चला सकते हैं और राजनीति में देश भी चला सकते हैं राजनीति में आकर। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ा अच्छा मैसेज भी है कि महिलाओं को जो अभी तक सिर्फ सम्मान की झूठी बातें करी जा रही थी, आज ये आंकड़े कह रहे हैं कि यूपी नंबर 1 है महिला अपराध में। और जिस यूपी में हाथरस में एक बच्ची को आधी रात में जला दिया जाता है, वो जनता भूलेगी नहीं। सिर्फ बातें कर लेने से और करने में बहुत फर्क होता है, तो करके दिखाइए। हम तो कहें ऐसे एग्जाम्पल पेश करिए जो जनता के बीच जाए मैसेज बन के। तो ये एक अच्छी पहल है और ये महिलाओं में एक बड़ा पैगाम है। तो उसके लिए महिलाओं क्या फायदा इसका होगा? क्यों कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि 7 से कम, चलिए मैं कम नहीं बोलूंगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगी आप, 7 से 50 पर पहुंचेंगी आप लोग? आपकी बात का जवाब देंगे बाकायदा। 7 से 50 पर पहुंचेंगी, 80 पर पहुंचेंगी, 100 पर पहुंचेंगी
महिलाओं के दम पर बताइए। 50-100 की बात ही नहीं कर रहे, हम तो फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे 2022 में। आप देखते जाइए कि जिस तरीके से जुमलेबाजी करने वालों ने। अच्छी बात है, अच्छी बात है रफत, अच्छी बात है रफत, इतना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन देखिए सच्चाई मैं आपको बताता हूं, ये राणा जी बताएंगे। संजय जी एक बात बताएं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बदलते परिदृश्य में जो राजनीति बदल रही है उसमें कई पार्टियों पर ठप्पा अब जो है मासूम पार्टियों की तरफ है ना, मासूम पार्टी है वो ठप्पा लगता दिख रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि मेरी सरकार बनेगी, तो मैं कहता हूं बहुत मासूम हो भाई साहब। अब कांग्रेस कह रही है कि मेरी सरकार बनेगी, है ना, फुल मेजोरिटी में हम लेकर के है ना सरकार बनाएंगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी रफत फातिमा की पार्टी भी कह रहा हूं बहुत मासूम है आप नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। अब तो हम बसपा को भी कहने लगे बहुत मासूम हो बसपा, बहुत मासूम हो। दो ही है खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश में वाकई में द्वंद्व में लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अब टक्कर इन दोनों को वही दे पाएगा जो मासूमियत से बाहर निकलेगा। थोड़ा सा बताइए सर, ये मासूमियत में जो बयान क्यों दिया जा रहा है, थोड़ी सच्चाई बताइए। गौरी भाई थोड़ा समय दीजिएगा, अपनी प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था मैं, इन्होंने बताया कि प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, समय लीजिए, आज किसान है। आज अब ये बताइए, जब हम पैदा भी नहीं हो तो 1975 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, फिर उनके पुत्र आए उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट 2006 में आई तो गरीबी हटाओ, तो गरीबी आज तक नहीं हटा पाए। देखिए गरीबी हटाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए, जो कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए नहीं। इन्होंने कभी भी किसी भी प्लान का, पहली बात तो ब्लूप्रिंट नहीं था, ब्लूप्रिंट बनने के बाद प्लान नहीं बना, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बात करती चन्नी साहब का, वो दलित है, इनको समझने की जरूरत है। बड़ा दुख होता है सुनकर के, सिख में कोई दलित नहीं होता और कोई अगड़ा नहीं होता, सिख इज सिख। तो प्लीज आप इस चीजों को अपने हिसाब से ट्विस्ट मत करिए। एक चीज अगर आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं, वो क्रिश्चियन सिख है, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। आप चीजों को समझना बहुत जरूरी। नंबर 3, आप बोल रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, भाई आपके पास बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए, मानता हूं कि महिलाओं के लिए आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आपके पास मुद्दा ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ड्राइव कर पा रहे हैं? आप अपने नेता को देखिए, कौन सा नेता एग्रेसिवली मूव कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमें अभी तक प्रियंका गांधी का मूवमेंट उतना नहीं लगा, हमें उतना राहुल साहब का मूवमेंट नहीं लगा, और उत्तर प्रदेश में तो लोकल नेता लीडरशिप है ही नहीं। देखिए जब तक लोकल लीडरशिप आप डेवलप नहीं करोगे तब तक आपके पास ट्रस्ट नहीं होगा। आप ऊपर आप पूरा कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस में लीडर कौन है? आज यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके पास अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं पिछले 2 साल से। भाई आपके पास लीडरशिप नहीं है, आप उस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, ड्राइव कैसे करोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? तो ये कांग्रेस का हो गया आंसर। रहा बीजेपी और सोशल इंजीनियरिंग की, गौरी भाई हम बात कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय हो या 2017 हो या 2014, ये कुछ मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं। एक तो होता है आप ओवरऑल आपने क्या डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया, विकास मॉडल। नंबर 2, यहाँ पे वोट 2 लोगों के नाम पे पड़ता है। मैं बेफिक्र होकर बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी हो, उससे कोई जाति और धर्म। नंबर 1 जात तो है ये सर, दूसरा मोदी और योगी के नाम पे। अगर इनके ऊपर इतने ब्रांड नेम है, ये जो इन पे ट्रस्ट हो चुका लोगों का, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात आपने की। जब आपको विश्वास हो जाता लीडरशिप पे, योगी का मतलब क्या है? गुंडा राज खत्म। योगी का मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार खत्म। योगी का मतलब क्या? एक प्रतिबिंब बन चुका है, ये प्रायवाची बन गया है गुंडा राज खत्म करने का। जब इस तरह की चीजें परसेप्शन क्रिएट हो जाता है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी बात को ना तो रफत एक्सेप्ट करने वाली है, मुझे मालूम, अभी समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता होते तो भी नहीं कर पाते। किसको काउंटर करूं, राणा साहब को करूं या बीजेपी प्रवक्ता को? मैं भी आ रहा हूं आपके पास, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी रफत के साथ आप मेरे साथ बहस कर सकती है। रफत में आ रहा हूं, बहस कर सकती है। रफत में आ रहा हूं आपके पास, रफत में आता हूं, मैं विपिन जी के पास आ रहा हूं। आपको किस तरीके से काउंटर करें? रफत में आ रहा हूं, मैं विपिन जी के पास, विपिन से एक सवाल पूछ रहे हैं। विपिन, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने को कहीं कि आज गड्ढे ही गड्ढे हैं, उनसे सवाल करिए जरा। सवाल अभी करेंगे ना, प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी से सवाल जरूर रहेगा कि किस विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। वो विकास मॉडल पिछले 2017 से 22 में कहां तक पहुंचा, उससे पहले कहां तक स्थिति थी। लेकिन विपिन एक बात बताएं, मैं आता हूं रफत, आता हूं, थोड़ी देर के बाद रफत आते हैं, थोड़ी देर के बाद। विपिन एक बात बताएं, इसके बावजूद हमने तो बहुत कुछ
करा है। आप जिस पर सत्ता मिली है वो करके दिखा रहे हैं। हाँ, आपने सही बोल रहे हैं। जब तक आपका शासन राज सिर्फ एक एम्स बना था देश में, एम्स कहाँ थे आपको पता है? आपके पास IIT कितने थे आपको पता है? आपके पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे आपको पता है? आपकी रेटिंग जो एजुकेशन की थी वर्ल्ड में कहाँ आपको पता है? तो आपको डेटा पॉइंट तो बिल्कुल रफत जी पता नहीं है। डेटा पॉइंट पे आप बात करें किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कृषि का सब्जेक्ट हो, चाहे एजुकेशन का सब्जेक्ट हो, चाहे डेवलपमेंट का सब्जेक्ट हो, मैं आपके हर बात का जवाब डेटा से दूंगा और आप प्लीज डेटा पॉइंट लेकर के आ जाए। सुनने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का इतना सब फायदा पड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया देश में कि 7 सीट भी जीतना मुश्किल हो गई है, और जो 7 सीट जीतेंगे वो अपने बल पे जीतने वाले विधायक हैं, उनको कांग्रेस के नेतृत्व नहीं जिताएगा। अच्छा विपिन जी एक बात बताएं, विपिन जी, रफत जी ठीक है, रफत जी का अपना एक स्टैंड है। वैसे मैं तो कांग्रेस पार्टी की तारीफ भी किया कि प्रियंका गांधी ने बहुत बेहतरीन चीजें लाया इस बार। मुझे लगता है कि इसके बाद सही पार्टियों ने फोकस भी किया महिलाओं को लेकर के। क्या इसके बावजूद बाकी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मैं कांग्रेस को हटा के बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने वाकई में बहुत बेहतरीन काम किया इस पर, वो बहुत काबिले तारीफ काम है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या फिर बसपा की तरफ से महिलाओं को टिकट देने में कुछ रियायत दी जा रही। मैं रियायत इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक पार्टियां बहुत कंफ्यूजन में महिलाओं के अधिकार और उसके तमाम तरह की चीजों को लेकर के। क्या देख पा रहे हैं सर, जरा बताइए। देखिए, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम जब बात करते हैं, बार बार बात चलती है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, राम राज्य लेके आना है। हाँ। सफर तो बहुत लंबा है अभी, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जो अभी करने बाकी हैं। जो सपने, जो अच्छे दिन लोगों को दिखाने थे, वो भी सफर बहुत लंबा है, दूर है काफी। लेकिन यहाँ पर निश्चित बात है कि शुरुआत हुई है, कुछ ना कुछ आपको ग्राउंड जीरो पे दिखता है। यहाँ पर आप एक्सप्रेसवे की बात करें, क्योंकि वो दौर निकल गया जब आप विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे, सिर्फ बिजली, सड़क और पानी का मुद्दा हुआ करता था। लोगों को रोजगार भी चाहिए, एक्सप्रेसवे भी चाहिए, फ्लाईओवर भी चाहिए, मेट्रो भी चाहिए, विश्वविद्यालय भी चाहिए, एम्स भी चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर ऊपर चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊपर चाहिए। तो ये जो योगी का जो मॉडल है, ये लोगों को दिख रहा है कि हाँ, विकास को तवज्जो मिल रही है, कुछ कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये भी, और साथ में सबसे बड़ी बात है टीकाकरण जो अभियान हुआ है। हमारी आबादी को आप मद्देनजर रखें और 130 करोड़ हैं हम लोग, तो वहां पर उसके अगर आप उसको सामने रखते हैं तो टीकाकरण अभियान जो अपने आप में प्रशंसनीय, एक मिसाल कायम करी है। और इसका श्रेय पूरा हमारे स्वास्थ्य चिकित्सकों को, वैज्ञानिकों को, सबको जाता है। और तो लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अभी इस समय जो चुनावी मुद्दा जो बना हुआ है कि लाल किले की प्राचीर से, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं मैं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बारी राष्ट्र के नाम संबोधन में बोला कि सबसे बड़ी चुनौतियां जो देश के सामने है वो विस्तारवाद और आतंकवाद है। यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपने हिंदुत्व की बात करते हैं तो घर से कहीं आप हिंदू है, और ये मुद्दे बनेंगे, राष्ट्रवाद मुद्दा बनेगा अलग अलग विकास के साथ। मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा, विकास के साथ राष्ट्रवाद भी मुद्दा बनेगा, क्योंकि सेना के शौर्य पे भी किसने सवाल उठाए ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और टीका जब आया, जब उसका इजाज हुआ, वहां पर भी राजनीति शुरू होगी, ऐसी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करी गई। चलिए ठीक है राजनीतिक दल के प्रशांत जी एक बात बताएं कि मैं आ रहा हूं, विपिन जी आ रहा हूं। प्रशांत जी एक बात आते हैं, रफत देखिए आपके लिए मैं भी प्रशांत जी सवाल पूछ रहा हूं, कुछ काउंटर होगा तो कर लीजिएगा। प्रशांत जी एक बात बताएं, इसके बावजूद विकास मॉडल आपका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या फिर हिंदुत्व की जो बात करते हैं, क्या सिर्फ चुनाव के वक्त इसे सामंजस्य करने की जरूरत पड़ती है या सालों साल इन सबों पर एक साथ काम चलता रहता है? बीजेपी के बारे में देखिए, ये भी एक है ना अलग तरह का ठप्पा लगा हुआ है कि चुनाव के वक्त इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जाग जाता है, हिंदुत्व जाग जाता है और विकास तो खैर होता ही नहीं है। तो चुनाव के ठीक पहले कैसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश होती है बीजेपी की? बताइए सर, विपक्ष के आरोप है, मेरे कोई सवाल नहीं है, बताइए सर। देखिए गौरी जी, साल हिंदू रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते हैं, और उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि नवरात्र का व्रत रख रहा हूँ, जिससे माननीय प्रियंका वाड्रा जी उनको बताना पड़ा। और योगी जी तो मथुरा 20 बार गए 5 साल में, 50 बार अयोध्या गए। और हमारी तो पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से हम राम मंदिर की बात करते रहे। दूसरी पार्टी तो राम मंदिर का विरोध करती रही, कोई राम भक्तों पर गोली चलाती रही। कांग्रेस के लोगों ने तो पूरा डिरेल करने का प्रयास रफत और प्रशांत जी के बीच में डिबेट हो रहा है। रफत, यदि आपको लगे काउंटर करना है कर सकती है, समय भी निकलता जा रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा धाराशायी हो चुका है, जो इनने मुद्दा लेके चले थे वो इनका एजेंडा धाराशायी हो गया, इनके नेता इनकी उपेक्षा कर रहे हैं। अब ये डैमेज कंट्रोल के लिए
डैमेज कंट्रोल के लिए सबको साधने के लिए वर्षों में राम मंदिर का मसला क्यों नहीं सुलझा? कभी जो है प्राप्त होते हैं दलितों के, कभी जो है राम मंदिर का विवाद क्यों बना रहा? इनका कोई इच्छा शक्ति किसने दिखानी चाहिए थी? आपको पता होगा कि राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बता दिया था। 2019 में बोला था, 2019 के चुनाव के पहले बोला था कि राम मंदिर की प्रतिक्रिया जो कार्य है उसको, सुनवाई जो चल रही है उसको 2019 के बाद किया जाए। तो आप लोग को ये, आप लोग की क्रियाक्रम, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, आप क्रेडिट मत ले जाएं। लेकिन आपके सर्वोच्च न्यायालय ने किया, बिल्कुल। आप लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बांटते हैं, सर्टिफिकेट नहीं बांटते, ये तथ्यों पे बात हो रहा है कि आपके सीनियर एडवोकेट, सीनियर लॉयर्स जा करके एफिडेविट लगाते हैं। जरूर बोलना चाहूंगा दोनों को, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। एक अच्छी बात जो कांग्रेस की तरफ से इतने वर्षों से हुई कि फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है, उसी तरह से भाजपा ने भी एक अच्छी पहल करी कि जो बात करी कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, जब बात करी मदरसों को हम हाईटेक करेंगे, तो ऐसी अगर सोच लेकर नेता राजनीतिक दल उतरे तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और ये इसका एग्जाम्पल सेट किया असम की गवर्नमेंट ने। चलिए सर, चलिए आप सभी यहाँ पर आए, अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।